हेलो स्टूडेंट, आज हम नागरिक शास्त्र के पाठ 10 हमारा समाज इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि वर्तमान में हमारे समाज का स्वरूप कैसा है, समाज में उत्थान के लिए शिक्षा और लोकतंत्र किस प्रकार सहायक है, हमारे समाज की कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग इनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। चलिए हम इस चैप्टर को डिटेल से जानते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हमारा समाज। समाज कैसे बनता है? व्यक्तियों से। व्यक्ति जो है वो परिवार की इकाई है और परिवार किसी भी व्यक्ति की एक ज़रूरत है। और समाज क्या है? तो समाज एक ऐसा संगठन है जिसमें कि पारस्परिक निर्भरता के कारण मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह समाज से अलग रहकर वह अपनी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर सकता। इसीलिए समाज एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संरचना होती है जिससे कि अपने संस्कार होते हैं, जिसमें अपनी शिक्षा होती है और जिसमें कि रहकर मनुष्य अपने सर्वांगीण मतलब सभी विकासों को प्राप्त करता है। अब बदलती परिस्थिति और ज़रूरत के हिसाब से समाज की कई मान्यताओं में बदलाव होता रहता है, लेकिन हमारे समाज में अभी भी कई संकीर्णता और छुआछूत अभी भी व्याप्त हैं या जारी हैं। जैसे स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थिति प्राप्त नहीं होती, उन्हें कहीं पे भी वो काम करने जाती हैं तो उन्हें उतनी समान वेतन भी नहीं मिलता और कई बार तो स्त्रियों को दुर्बल मानकर उन्हें काम भी नहीं दिया जाता। ऐसे ही और समस्याएं भी हैं, जैसे बाल विवाह। तो बाल विवाह में छोटी उम्र में या कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है। मृत्यु भोज मतलब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसे समाज में भोजन कराना पड़ता है या समाज के सभी लोगों को बुलाकर मृत्यु भोज देना पड़ता है। ऐसे ही भिक्षावृत्ति मतलब कई लोग हैं जो रेलवे स्टेशन पर या चौराहे वगैरह पर खड़े होकर भीख मांगते हैं। तो ये सभी हमारे समाज की बुराइयां हैं। इसमें नशीले पदार्थों का सेवन भी है और एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है दहेज प्रथा, और ये तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसीलिए हम हमारे समाज में इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे समाज में शिक्षा को लाना पड़ेगा। शिक्षा और लोकतंत्र से ही हमारी किसी भी समस्या का निराकरण हो सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक है शिक्षा और लोकतंत्र। शिक्षा से किसी भी समाज और व्यक्ति का एक संस्कारित निर्माण होता है। अच्छी शिक्षा से व्यक्ति में जागृति आती है और समाज को वो उन्नत बनाता है। प्राचीन भारत में भी जो समाज है वो उन्नत था, समृद्ध था, लेकिन सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद देश में काफ़ी हानि हुई है, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारतीयों की शिक्षा का महत्व नहीं दिया गया और जो तकनीकी शिक्षा थी वो भी शून्य हो गई, घरेलू धंधे भी बंद हो गए। तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो भारत के युवा थे या फिर जो भी व्यक्ति थे जिन्हें की शिक्षा चाहिए थी, रोजगार चाहिए थी, तो वो कर नहीं पाए। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत में बड़ी संख्या में विद्यालय खुले, महाविद्यालय खुले और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भी उनकी स्थापना हुई, जिससे कि हमारे भारत के कई व्यक्तियों को शिक्षित किया और वर्तमान में शिक्षा को समुचित महत्व दिया गया है। अब आपकी बुक में एक ब्लू कलर का ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि प्रारंभिक शिक्षा को संविधान में दिसंबर 2002 में 46वां संशोधन मूल अधिकारों में शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसे यदि हम डिटेल में समझें तो इसका मतलब ये होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें एक 86वां संशोधन किया गया, जो कि सन 2002 में हुआ दिसंबर में। और इस संविधान संशोधन के अनुसार जो हमारे मूल अधिकार हैं भारत में, उसमें प्रारंभिक शिक्षा को भी इसके तहत लिया गया। प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होगी? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, जो कि उम्र 6 से उम्र 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क होगी और ये अनिवार्य शिक्षा भी है। इसीलिए इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया जिसमें कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, माता पिता से, अभिभावकों से पैसे नहीं लिए जाएंगे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उन्हें मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। ये सभी बातें इसमें संविधान संशोधन में कही गई हैं। अब वर्तमान में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया है। अब लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिससे कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। और लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों पर। अब नागरिक जैसे होंगे वैसे ही हमारी लोकतंत्र प्रणाली होगी।
जब नागरिक उचित और अनुचित दोनों में ही अंतर कर पाएंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उन्हें अपने कर्तव्य की जानकारी होगी, वो अपने कर्तव्य का पालन करते होंगे, तो हमारा लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से चलेगा। शिक्षा से किसी भी व्यक्ति में जागरूकता आती है और हमारे नागरिक उत्तम नागरिक बनते हैं, जिससे कि लोकतंत्रीय सरकार के संचालन में सहयोग मिलता है और केवल शिक्षित और सजग नागरिक ही लोकतंत्र के विकास में सहायक होते हैं। हमारे देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनकी बड़ी संख्या ऐसी है जो निरक्षर है, जो अनपढ़ है। उनके लिए जन साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं होता, बल्कि कार्यात्मक साक्षरता क्या होगी? जैसे आत्मनिर्भरता, पढ़ाई में, लिखाई में, गणित में, अपने अभावों या अपनी कमियों के कारण को जानना, अभाव के कारणों को दूर करने की प्रयास करना या उनको दूर करने की कोशिश करना, और देश के लिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पर्यावरण संरक्षण और छोटे परिवार का महत्व जानना है। अब लोकतंत्र में प्रमुख सामाजिक समस्याएं भी होंगी। कौन कौन सी होंगी? तो सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद, पृथकतावाद, और ये सभी समस्याओं के बारे में हमने राष्ट्रीय एकीकरण वाली वीडियो में डिटेल से समझा दिया गया है। यदि आपको वो वीडियो चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आई बटन पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। और उसमें मैंने राष्ट्रीय एकीकरण को और जो सामाजिक समस्याएं भारत की या किसी भी देश की, उसे मैंने डिटेल में समझाया है। आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इन सामाजिक समस्याओं के अलावा भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं हमारे समाज में जो कि हमारे समाज को, हमारे देश को पीछे की ओर धकेलती हैं, जैसे शिक्षा का अभाव, परिवार में महिलाओं की स्थिति, नशीले पदार्थों का सेवन और बाल श्रम। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे शिक्षा का अभाव। तो देखिए, लोकतंत्र हो या कोई भी देश हो, उस देश के लिए, उस राज्य के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षित नागरिक जो होंगे वो किसी भी देश में विकास के लिए सहायक होंगे, और शिक्षित व्यक्ति जो है वो सामाजिक बुराइयों को पहले तो खुद से हटाता है, फिर समाज से हटाने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी, दूसरे व्यक्तियों को भी वो प्रेरित करता है। भारत में प्राचीन काल से ही सुव्यवस्थित शिक्षा की परंपरा रही है, लेकिन ब्रिटिश काल में ये प्रयास कम कर दिए गए थे, जिससे कि हमारे भारत की केवल 18% लोग ही शिक्षित हो सके थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम किया गया और 74% लोग ही शिक्षित हो चुके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति न केवल समाज की बुराइयों से खुद को बचा सकता है, बल्कि वह ज्ञान अर्जित करके विकास, विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाता है, अपनी खुद की क्षमता और वृद्धि भी कर सकता है। इस तरह श्रम का जो उचित मूल्य है वो प्राप्त करके भी अपनी आय को बढ़ा सकता है। शिक्षा प्राप्त करना सभी के लिए अति आवश्यक है। अब आपको नीले ब्रैकेट में मध्य प्रदेश की साक्षरता वृद्धि दर दी गई है, जो कि 2001 और 2011 की है। इसमें महिला एवं पुरुष लिखा है। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है प्रतिशत में महिलाओं की 50.3% है, पुरुष की 76.1%। कुल साक्षरता दर जो है वो 63.7% है। इसी तरीके से 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर महिलाओं की 59.2% है, पुरुष की 78.7% है। मतलब कुल जो साक्षरता दर है वो 69.3% है। और एकादश मतलब 10 वर्ष में साक्षरता में क्या वृद्धि हुई है प्रतिशत में? तो 8.9% की वृद्धि हुई है महिलाओं में, पुरुष में 2.6% की, और कुल मिलाकर 5.6% की वृद्धि हुई है। अब इन आंकड़ों को देखने से हमें पता चलता है कि हमारी सरकार जो है वो निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। नई नई योजनाओं के द्वारा बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। मध्य प्रदेश में पढ़ना बढ़ना संघ गाँवों में बनाए गए हैं, और हम जानते भी हैं कि जो शिक्षित नागरिक है वो ही लोकतंत्र और देश के विकास में सहायक होते हैं। अभी जैसे कोरोना काल भी चल रहा है, तो इसमें कई शिक्षक जो हैं वो घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, जिससे कि शिक्षा किसी भी प्रकार से बाधक नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, और हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय चैनल हैं, DD1 है, मध्य प्रदेश है, DD मध्य प्रदेश, DD उत्तर प्रदेश, ऐसे कई चैनल हैं जिन पे कि उन्होंने कई कार्यक्रम जो कि शिक्षा को प्रेरित करें, शिक्षा के लिए हैं, वो सब उसमें दिखाया जा रहा है।
अब सेकंड पॉइंट है परिवार में महिलाओं की स्थिति। प्राचीन ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में नारी को समुचित स्थान दिया गया है, लेकिन कई समय बाद या कई वर्षों बाद महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार होने लगा और उनका जो क्रियाकलाप है या उन्हें घर गृहस्थी तक ही सीमित माना जाने लगा। और ऐसा भी माना जाने लगा कि महिलाएं जो है वो घर में भोजन पकाने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए और ईंधन एकत्रित करने जैसे कामों के लिए ही है, लेकिन महिलाओं को परिवार में बराबरी का जो दर्जा है या स्थान नहीं मिला। इसीलिए समाज में किए जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल शून्य मानी गई। गांव और कस्बों में तो अभी भी यह देखने को मिलता है, लेकिन जो वर्तमान में शहरों में कुछ स्थिति अच्छी होती जा रही है। उन्हें घर में बच्चों की देखभाल, भोजन बनाना, ये सब कार्य तो अनिवार्य हैं ही, लेकिन समय के साथ शहरों में स्त्रियों की स्थिति बदलती जा रही है। वे बाहर भी कामकाज करने लगी हैं। वे कई क्षेत्रों में महिलाएं सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, जैसे शासकीय, अशासकीय सेवाएं, पुलिस और रक्षा सेना, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में भी वे सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। कुछ परिवार में कम दहेज लाने के लिए भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। कई घरों में बालिका या लड़की के जन्म होने पर भी अप्रसन्नता मतलब नाखुश हो जाते हैं और ऐसे कई भेदभाव हैं जो देखने और सुनने में आते रहते हैं, जिससे कि महिलाओं की स्थिति और अधिकार दोनों ही उसे नहीं मिल पाते। कानून के द्वारा भी वे इसकी अपनी रक्षा कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इनकी जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्हें कानून के द्वारा वे अपनी रक्षा कैसे कर सकती हैं इसकी जानकारी दी जा रही है। अगर देश की जनसंख्या के आधे भाग में महिलाओं को समुचित स्थान नहीं मिला तो वे भारत के प्रजातंत्र को सफल नहीं हो पाएगा या उनकी सफलता में महिलाओं की भागीदारी नहीं रहेगी। अब तीसरा पॉइंट है नशीले पदार्थों का सेवन। हमारे देश में या किसी भी समाज में ये एक सामाजिक बुराई मानी जाती है, मद्यपान, धूम्रपान और कई प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन। भारत जैसे विकासशील देश में भी ये आदतें परिवार का विघटन कर रही हैं, इससे परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि जो भी नशे का आदी व्यक्ति है वो घर पर जाकर बच्चों, महिलाओं और वो तो किसी पर भी अत्याचार करने लगते हैं, जिससे कि घर की शांति भंग हो जाती है और आर्थिक तंगी भी आती है, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। ऐसे परिवारों का समाज में मान सम्मान भी कम होने लगता है। लेकिन आजकल शहरी युवाओं में स्मैक, ब्राउन शुगर, गुटखा ये सेवन जो है वो फैशन का रूप ले रहा है। कई प्रकार के पान मसाले, गुटखा, पाउच, ये ग्रामीण हो या शहरी दोनों ही इनको ले रहे हैं, जबकि ये सभी को पता है कि ये स्वास्थ्य पर असर डालेंगे, इनसे तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका सेवन हो रहा है, इन्हें लोग ले रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें इसके सेवन से बचना चाहिए और दूसरों को भी इसके सेवन से बचाना चाहिए। वर्तमान में कानून बनाकर भी सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान कौन से होंगे? जैसे बस, रेलगाड़ी, इन सभी में मद्यपान और धूम्रपान दंडनीय अपराध को घोषित कर दिया गया है, जिससे कि कई प्रकार के जो कई नशे के आदी व्यक्ति हैं उनकी ये आदत छुड़वाने के लिए कई डॉक्टर की सहायता भी ली जा रही है, नशा मुक्ति केंद्र भी चलाए जा रहे हैं और आध्यात्मिक जो प्रवचन है वो भी इसमें बहुत ही सहायक होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है बाल श्रम। तो देखिए, बच्चे किसी भी देश की नींव होते हैं, देश का भविष्य होते हैं और भावी नागरिक होने के नाते बच्चों को शिक्षा पाने का, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद इन सभी को पाने का उसका अधिकार होता है, ताकि वो मजबूत और सुदृढ़ भारत का निर्माण कर सके, एक अच्छे भारत को बना सके। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग जो है वो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का है, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे देश में आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कि पौष्टिक और भरपेट भोजन, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते हैं। जिन स्थानों पर वे रहते हैं वे निवास अधिकतर गंदगी और बदबू से भरे हुए रहते हैं और कई बच्चे निर्धनता, कुपोषण और अशिक्षा से, बाल दुराचरण और किशोर अपराधों से ग्रसित हैं और अपना पेट भरने के लिए उन्हें कम आयु में ही काम करना पड़ता है, जबकि उन्हें इस आयु में, कौन सी आयु में, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु में उन्हें स्कूल जाना चाहिए, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा भी था कि 86वां संशोधन कानून आया था जिसमें कि बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा अनिवार्य है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना बाल श्रम कहलाता है और सरकार द्वारा 14
वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को काम करने मतलब बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कारखाने, होटल, दुकान और घरों में भी बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, क्योंकि इन जातियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है और भारतीय संविधान के द्वारा इनके विकास के लिए से समाज को समान स्तर पर लाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अब यहाँ आपको फिर एक नीला ब्रैकेट दिख रहा होगा जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि संविधान का 46वां अनुच्छेद, उसमें क्या लिखा है, राज्य जनता के निर्बल अंगों के विशेषतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की रक्षा सावधानी से करेगा तथा सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। भारत के संविधान का 46वां अनुच्छेद भारत के अनुसूचित जाति और भारत की अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और उनके हितों के लिए है, क्योंकि उन पर पहले सामाजिक अन्याय हुआ है और उनका कई प्रकार से शोषण हुआ है। तो ये जो अनुच्छेद है, ये जो संविधान में 46वां अनुच्छेद है, वह उनके शोषण और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। स्वतंत्रता से पहले जो समाज में कई जातियां हैं वो उपेक्षित, शोषित और निर्धन रही हैं। वर्तमान में भी इनमें अभी भी गरीबी है, निरक्षरता बाकी है और कभी कभी इनके शोषण और अत्याचार की घटनाएं देखी भी जाती हैं और सुनी भी जाती हैं, जिससे कि इनके संरक्षण और विकास के लिए राज्य द्वारा कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत के संविधान में इनके हितों और अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अस्पृश्यता, इसमें एक शब्द है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत को भी अपराध घोषित कर दिया गया है। संविधान के इन वर्गों को संरक्षण मिला है। कौन कौन से वर्ग? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन्हें संविधान द्वारा संरक्षण मिला है। अन्याय और शोषण से मुक्ति के लिए कानून बनाए गए हैं। लोकसभा में, विधानसभा और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में इनकी जनसंख्या के आधार पर इनके स्थान आरक्षित किए गए हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय, विभाग, पुलिस और न्यायालय में अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। शिक्षा पाने के लिए भी इनका स्थान आरक्षित है। छात्रवृत्ति आदि की भी व्यवस्था है और निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के बाद इन्हें शासकीय सेवाओं में स्थान इनका आरक्षित कर दिया गया है और इन वर्गों की योग्यता से संबंधी शर्तों में भी कुछ छूट दी गई है। मतलब इन तीनों वर्गों को समाज में अच्छा स्थान दिलाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है और राज्यों में भी, अलग अलग राज्यों में भी इन आयोगों की स्थापना की गई है। शासकीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान तो दिया ही जाता है, लेकिन यह हम पर भी निर्भर करता है कि समाज में हम इनका सहयोग कैसे करें। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार और जागरूकता से स्थिति में सुधार हो रहा है और कई लोग जो हैं, नागरिक हैं, वो इन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनके लिए सहयोग भी करते हैं। इन जातियों के लिए लोग अब लोक सेवकों, वैज्ञानिकों और न्यायाधीशों जैसे पदों पर कार्य कर रहे हैं। इनकी शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ा है और इनकी आर्थिक और सामाजिक दिशा में भी सुधार हो रहा है। अब हमारा चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।